हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो हम पढ़ेंगे साइंस और हम लगातार 4 क्लासें आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। तो आज का हमारा क्लास नंबर 5 होने वाला है। तो साइंस पे हम समथिंग आपको 80 प्रश्न करा चुके हैं और आज की क्लास हम समाप्त करेंगे। तुम्हारे 100 प्रश्न क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि आज की क्लास नंबर हमारा जो है क्लास नंबर 5 है आज का। और इससे हम 100 प्रश्न अपने कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने एक बात तो देखी होगी कि जो हमने 100 प्रश्न आज हम कंप्लीट कर लेंगे, उससे आपके कम से कम 5000 से ज्यादा प्रश्न हमने पढ़ा चुके होंगे, ठीक है। सॉरी, 500 से ज्यादा प्रश्न पढ़ा चुके होंगे, ठीक है, 1000 नहीं। लेकिन हम पूरी सीरीज तक जब तक 300 प्रश्न पढ़ेंगे तब तक हम 5000 प्रश्न क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो आपने अगर नोट्स प्रिपेयर नहीं करे हैं तो आप नोट्स इसलिए प्रिपेयर करिएगा क्योंकि जब हमारा एग्जाम टाइम होता है तो हमारे पास में समय तो कम होता है, लेकिन हमारे पास में, ठीक है, मैटर ज्यादा होता है। तो मैटर जब ज्यादा होता है हमारे पास में, तो हम एग्जाम टाइम में उसको कम समय में अच्छे टाइमिंग करके उसको हम कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। तो नोट्स बनाने का रीजन यही है कि नोट्स आप सिर्फ इसलिए बनाइएगा कि कम समय में कम समय में अच्छा कर लें, अच्छा कर लें। तो कम समय में अच्छा कर लें, इसके लिए आपको क्या बनाने हैं, नोट्स, ठीक है। तो नोट्स सिर्फ इसीलिए हम बनाते हैं कि कम समय में हम अच्छा सा लर्न कर लें, अच्छा सा रिवीजन कर लें, इसीलिए हम नोट्स बनाते हैं। और आप सभी लोगों को पता है कि नोट्स कितने आप बेहतरीन बना सकते हैं, सिर्फ आप ही के लिए है, ठीक है। आप शॉर्ट वीडियो में जाइएगा, वहां पर देखिएगा, मैंने आपके लिए नोट्स के लिए एक इंतजाम भी कर रखा है, जिसको कहते हैं मटेरियल भी कर रखा है, ठीक है। आप उसमें बताइएगा कि हमें मैसेज करिएगा, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर को आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि साइंस के बारे में तो हम लगातार चर्चा करते ही आ रहे हैं और साइंस के बारे में हम चर्चा कर ही रहे हैं। तो साइंस की चर्चा आप लोग को पता है कि क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रमबद्ध सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान को हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। और साइंस के कई सारे पिता हैं, कई सारे, क्योंकि पार्ट है, कई सारी ब्रांचेस है, इसलिए साइंस के कई सारे पिता भी हैं, यानी कि फादर भी हैं आपके, जैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो को। अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियो नंबर पहला देखें और पहले से आप लगातार नोट्स बनाइएगा। देखिएगा, मैंने आपके लिए हर सब्जेक्ट को कंप्लीट ही पढ़ाया है। पहले अभी हम एमसीक्यू फॉर्मेट से पढ़ते हैं, उसके बाद एक टारगेट यूपीपीसीएस के नाम से एक बैच को हम लॉन्च करेंगे, वो आपके लिए चैप्टर वाइज फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है। क्योंकि आपका आरओ का एग्जाम आपका 11 फरवरी को है और आपका जो एग्जाम है किस लेवल का, यूपीपीसीएस का, वो आपको 17 मार्च का है, ठीक है। तो 17 मार्च को भी ध्यान में रखते हुए एक नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है आपके समय, जिससे आपको बेनिफिट कितना होगा, एक तो आपको उत्तर प्रदेश, ठीक है, आरओ का कंप्लीट बैच आपको मिल रहा है, ठीक है। और टारगेट तो एक दिन में आपकी, अभी तक एक क्लास हो रही थी, अब एक दिन में दो दो क्लासें होंगी, ठीक है। तो आप दोनों क्लासों पर रखिएगा नजर और पैनी नजर रखिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए, और पहले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि मैंने सबको आपको डिटेल पार्ट में ही बताया है, ठीक है। तो आप भी डिटेल पार्ट में पढ़िएगा, ठीक है। आज का प्रश्न क्या है हमारा, तो प्रश्न देखिएगा, ठीक है। प्रश्न है हमारा सबसे पहले कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत विकल्प है। तो गलत विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। गलत विकल्प का चयन करना है आप लोगों को। तो गलत विकल्प कौन सा हो सकता है इसमें, वेल्डिंग में उपयोग की जाने वाली गैसें ऑक्सीजन व एसिटिलीन है। तो वेल्डिंग के काम में उपयोग की जाने वाली जो गैस होती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की खोज किसने करी है, जोसेफ प्रेस्टले ने। किसने खोज की थी, जोसेफ प्रेस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी, ठीक है। ऑक्सीजन की खोज किसने की, जोसेफ प्रेस्टले ने की। और जोसेफ प्रेस्टले के बाद अगर बात करेंगे, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आपके पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है उसको हम कहते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। तो वेल्डिंग में उपयोग की जाने वाली गैसों में ऑक्सीजन व एसिटिलीन होता है, तो बिल्कुल ठीक होता है। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन किससे लिखते हैं, ओ से लिखते हैं, ठीक है। और अगर बात करेंगे एसिटिलीन की, तो एसिटिलीन का प्रयोग जो होता है वो C2H2, यानी कि लैंप में प्रदीप्ति के लिए भी किया जाता है। एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि एसिटिलीन का उपयोग बताइए
तो लैंप में प्रतिदीप्ति उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो लैंप में प्रतिदीप्ति उत्पन्न करने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। केमिकल फार्मूले की बात करेंगे, C2H2 इसका केमिकल फार्मूला होता है। क्या वेल्डिंग के उपयोग की जाने वाली गैसें होती हैं? तो बिल्कुल ठीक होता है, यानी कि ये तो प्रश्न आपका ठीक है। पायरिन का उपयोग अग्निशामक यंत्र के रूप में किया जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, तो बिल्कुल ठीक है। अम्लीय वर्षा क्या होती है? पानी का पीएच मान, अगर बोलें कि वर्षा के पानी का पीएच मान या पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाती है, 5.6 से कम हो जाती है, तो उसे एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा कहते हैं। लिख लीजिएगा, क्या कहते हैं उसे? अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, अगर वर्षा के पानी का पीएच मान या पानी का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा के रूप में परिवर्तित होता है। ये जो वर्षा का पानी जब नदियों में पहुंचता है तो नदियों व तालाबों में पहुंचता है तो पानी का पीएच मान कम हो जाता है, जिससे उसमें जो जानवर, जो जीव जंतु जो रहते हैं उनको रहने में क्या होती है? कठिनाई होती है। तो अम्लीय वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड आपके जलवायु परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अम्लीय वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो आपके अम्लीय वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। प्रियोन का उपयोग, अगर और भी पीएच की बात करें तो देखिएगा पीएच वैल्यू जो होती है, यानी कि पीएच की खोज किसने की थी? पीएच की खोज की थी सोरेनसन ने। लेकिन अगर पूछे कि जल का पीएच कितना होता, तो जल का पीएच होता है आपको 7, क्योंकि जल क्या होता है? उदासीन होता है। जल का पीएच होता है 7 क्योंकि जल होता है आपके उदासीन। तो जिसका मान 7 होता है उसे उदासीन कहते हैं, जिसका मान 7 से अधिक होता है उसे क्षारीय कहते हैं, और जिसका मान 7 से कम होता है वो आपके सामने रिजल्ट है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम अम्लीय कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम अम्लीय कहते हैं। ऑप्शन है प्रियोन का उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है, कूलेंट के रूप में किया जाता है, तो ये भी ठीक है। यानी कि ऑप्शन अगर बात करेंगे तो इसमें से कोई सा गलत नहीं है, तो इसमें डी ई ऑप्शन भी लगा सकते हैं कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि सभी के सभी ऑप्शन क्या है? ठीक है। ठीक है, तो आपका इसमें से कोई गलत नहीं, यानी कि कोई गलत नहीं है ना? नन ऑफ दीज भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इनमें से कोई सा भी गलत नहीं है, क्योंकि सभी के सभी सही हैं और हमने समझे भी हैं कि किस प्रकार सभी के सभी आंसर आपके सही हैं। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड को ये देखिएगा डायरेक्टली एक नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि अम्लीय वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल जो गैस है वो कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। कौन सी गैस होती है? सल्फर डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। प्रशीतक यानी कूलेंट के रूप में प्रियोन का प्रयोग करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं, यानी कि ऑल ऑफ दीज सब सही है, कोई भी गलत नहीं है इसमें। ठीक है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए, तो सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडे को क्या बोलते हैं? तो वॉशिंग सोडे को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं? नहीं। कॉस्टिक सोडे को सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं? नहीं। ठीक है, सही विकल्प का चयन करना आप लोगों को। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं? बिल्कुल। देखते हैं क्या होता है, फार्मूला होता है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर को क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, बताइएगा। बिल्कुल सही है, यानी कि AS को बोलते हैं। ठीक है, यही सही है। बेकिंग सोडा, जो हमारा बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं। नहीं, ये भी आपका क्या है? गलत है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम और उसका केमिकल फार्मूला CaOCl2, ये ठीक है, ये आपका होता है। ठीक, अगला पढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है अभी तक, लेकिन सिंगल में ही प्रश्न पूछा जाता है। देखिएगा, एक प्रश्न में मैंने आपके लिए बहुत सारे प्रश्न बनाए हैं, तो बिल्कुल भी आप इग्नोर मत करिएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिएगा।
क्योंकि अच्छे से पढ़ने से ही हमारी क्लास लगातार आपके समक्ष होती है। और ये क्लास ऐसा नहीं कि आज ही के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन क्वेश्चनों को कहीं भी चेंज नहीं किया सकता। चाहे आप एसएससी का एग्जाम दें, चाहे पीसीएस का एग्जाम दें, कहीं ना कहीं पर इन पर अटैचमेंट है यूपीएससी प्रिपरेशन का भी, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारे बेहद बेहद इंपॉर्टेंट हैं, तो सभी लोग कृपया करके बने रहिएगा क्लास पर। और ये क्लास जो है वही आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। किसका चयन करना है? गलत विकल्प का, ठीक है। तो गलत विकल्प का चयन करना है। गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। तो भाई सांस लेने के लिए हम पृथ्वी पर भी रहते हैं, तब भी ऑक्सीजन का तो उपयोग करते हैं। अभी हमें ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा था, लेकिन हाइड्रोजन का उपयोग नहीं करते। किसका उपयोग करते हैं यहाँ पर? यहाँ पर हीलियम का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? हीलियम, ठीक है। हीलियम का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 तो आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब हीलियम की अगर बात करेंगे, हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक है 2 और आपका He4 के नाम से लिखते हैं हीलियम को, ठीक है। हीलियम क्या है? एक अक्रिय गैस है। तो हीलियम एक अक्रिय गैस की श्रेणी में आती है, ओके। तो आवर्त सारणी में कितनी अक्रिय गैस है? तो आवर्त सारणी में 6 अक्रिय गैस है। कितनी? 6। तो 6 पे हम लिख सकते हैं, जैसे रेडॉन अक्रिय गैस है आपके, आर्गन भी अक्रिय गैस है, ठीक है। निष्क्रिय गैस भी कहते हैं इसे, ठीक है। क्रिप्टॉन की बात करेंगे, क्रिप्टॉन भी है आपके, नियोन भी है आपकी अक्रिय गैस। नियोन के बाद अगर बात करेंगे, ठीक है, जेनॉन भी आपकी अक्रिय गैस है। और ऊपर आपकी जो हीलियम है वो भी आपकी क्या है? अक्रिय गैस है। और हीलियम का उपयोग ऑक्सीजन के साथ करा जाता है। किसमें? हीलियम का उपयोग गोताखोर में हीलियम का उपयोग करते हैं। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। लेकिन वायुयान के टायरों में हीलियम नहीं भरी जाती। कौन सी भरी जाती है? नाइट्रोजन भरी जाती है, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। अक्रिय गैसें बोले या हम कह सकते हैं इन गैसों को नोबेल गैसें, नोबेल गैसें भी कहते हैं और उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं अक्रिय गैसों को। और अक्रिय गैसों को हम कहते हैं, कौन सी गैस कहते हैं? इसके बाद में निष्क्रिय गैसें भी कहते हैं। इनकी आवर्त सारणी में जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो कितनी होती है? 0 होती है, ठीक है। देखिएगा मैंने आपको कितने सारे नाम बता दिए हैं, ठीक है। अगले पॉइंट की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है कि सरसों के उत्पादन तथा उसमें तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए गंधक आवश्यक है। तो क्या गंधक आवश्यक है? तो बिल्कुल आवश्यक है। सरसों के उत्पादन व उसमें तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए गंधक देखिएगा आवश्यक है, ठीक है। डॉक्टरों द्वारा एंथेसीमिया सिया के रूप में उपयोग की जाने वाली हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। तो हास्य गैस किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं N2O। क्या होता है आपका? N2O होता है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। तो प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो गलत कौन सा है? गलत केवल एक है, ठीक है। पैसे तो सही है, लेकिन हाइड्रोजन की जगह क्या होना चाहिए था? हाइड्रोजन की जगह आपका हीलियम होना चाहिए था, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, हर प्रश्न का ले सकते हैं। फिलहाल ये पीडीएफ आपको चाहिए है तो आपको कमेंट्स बॉक्स जो आपका होगा उसके नीचे जो लिंक लगा होगा उसमें पहला लिंक जो होगा वो आपका किसका होगा? ठीक है, पीडीएफ का होगा। तो वहां से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा बात ठीक है, आपको एक एक पॉइंट क्लैरिटी में नजर आ रहा होगा। किस प्रकार से हम साइंस को पढ़ते हैं ये आपको अनुभव हो चुका होगा। किस प्रकार से आगे हम आपको साइंस पढ़ाएंगे ये भी अनुभव आपको हो चुका होगा। आगे चैप्टर वाइज भी हम पढ़ाएंगे वो भी अनुभव हो जाएगा आपको, है ना। और आप एग्जाम कैसे निकालेंगे ये आपको अच्छे से पता भी होगा। 10 वीडियो सफिशिएंट है हमारे साइंस के लिए। हिस्ट्री के सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। कल आपको हम एक क्लास प्रोवाइड कराएंगे जिसमें आपको बताएं कितना कितना कट ऑफ अभी तक जा चुका है आपके एग्जाम का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, तो निम्नलिखित में से देखिए गलत विकल्प को छांटना है, ठीक है। अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए आपके लिए प्रश्न हमने कठिन बनाए हैं। और प्रश्न अगर कठिन हमने बनाए हैं तो आप अगर ऐसे प्रश्न लगातार पढ़ेंगे तो आपको एक मोटिवेशन कॉन्फिडेंस भी बैठेगा आपके जहन में कि हाँ हम कुछ इस तरह के प्रश्न हल करेंगे। तो हम लगातार क्लास पर बने रहते हैं और हम क्लास पर लगातार इन चीज़ों को जारी रखेंगे, ठीक है। याद रखिएगा बात। चलिए बताइएगा प्रश्न क्या होगा।
ठीक है, क्या प्रश्न होगा हमारा? ओके, चलिए शुरू करते हैं इस बात को। ठीक है, बताइएगा क्या प्रश्न होगा हमारा। तो देखिएगा, भारी जल की अगर बात करेंगे, भारी जल की जो खोज करी थी वो उरे ने खोज की थी। उरे ने खोज की थी। भारी जल का जो फार्मूला होता है वो होता है D2O, जिसे हम बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। किस नाम से जानते हैं? तो जानते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड के भारी जल। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं भारी जल को। ठीक है, तो भारी जल परमाणु रिएक्टर में मंदक क्या होता है? मंदक और शीतलक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला एक पदार्थ है। तो देखिएगा, परमाणु रिएक्टर में भारी जल मंदक के भी रूप में प्रयोग होता है और शीतलक के भी रूप में प्रयोग होता है। क्या करता है? न्यूट्रॉनों की गति को कम करता है, यानी कि न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करता है। न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करता है। ठीक है, न्यूट्रॉनों की गति को क्या करता है? धीमा करता है। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन का एक सममोलर है। ठीक है, सममोलर मिश्रण है। ठीक है, ये देखिएगा, ये समझिएगा, न्यूट्रॉनों की गति को कम करता है। कौन? D2O। D2O की खोज किसने करी? आपके ड्यूटेरियम ऑक्साइड। साधारण जल का फार्मूला H2O होता है। ठीक है, वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का एक सम्मोलन मिश्रण है। तो ये भी कथन आपका ठीक है, पहला कथन भी ठीक है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो ना तो पहला गलत है, ना ही तो दूसरा गलत है, यानी कि कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर होगा। एक एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न को समावेश किया गया है और ये समावेश आगे तक हमको लेके जाएगा। ठीक है, इस बात की जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। देखिएगा, सब विकल्प कैसे हैं? गलत है। ठीक है, कार्बन सबसे अधिक यौगिकों का निर्माण करता है। तो कार्बन सबसे अधिक यौगिकों का निर्माण करता है, बिल्कुल करता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन के दो समस्थानिक हैं। एक समस्थानिक है हीरा, सॉरी, कार्बन के दो अपर रूप हैं, एक है हीरा और दूसरा है आपका ग्रेफाइट। ठीक है, हीरा व ग्रेफाइट दो अपर रूप हैं। हीरे का जो अपर्तनांक होता है वो कितना होता है? क्योंकि हीरे के अपर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, तो अपर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए कई बार पेपर में पूछा जाता है कि हीरे का अपर्तनांक कितना है। तो हीरे का जो अपर्तनांक है वो है 2.4। तो 2.4 हीरे का अपर्तनांक है। और एक प्रश्न आपने देखा होगा कि हीरे का चमकना किसके कारण होता है? ठीक है, ठीक है, हीरे का चमकना किसके कारण होता है? तो हीरा चमकता किसके कारण है? ठीक है, तो हीरे का चमकना होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो हीरा किसके कारण चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण तो जो हीरा है वो चमक जाता है। ठीक है, तो किसके कारण चमक रहा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या ठीक है? बिल्कुल ठीक है, सबसे अधिक है। ग्रेफेन नाइट्रोजन का समस्थानिक है? बिल्कुल नहीं भाई मेरे, कार्बन पढ़ रहे हो तो कार्बन का समस्थानिक है। किसका समस्थानिक है? कार्बन का समस्थानिक है। किसका समस्थानिक है? कार्बन का। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल के लेड बनाने में किया जाता है। ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा, क्योंकि बच्चा ही तो है जो पेंसिल से पढ़ता है। हम तो पेंसिल भूल चुके हैं, और हम पेंसिल भूल चुके हैं तो क्या क्या भूल चुके हैं अभी आपको बताते हैं। पहले प्रश्न कर लेते हैं, इनकी पहला और थर्ड ठीक है। प्रश्न है कि कौन सा गलत है? तो गलत आपका कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। ठीक है, अब देखिएगा, मैंने अभी आपसे कहा कि हम क्या क्या भूल चुके हैं, हम पढ़ाई क्यों नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई क्यों नहीं कर पाते हैं, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है, हम पढ़ाई इसलिए नहीं कर पाते कि जो हमको 12वीं तक 12th तक जो हमको होमवर्क मिलता था वो हमारा क्या चला गया है? वो हमारा पीछे हो गया, जिसे हम कहते हैं होमवर्क। जब होमवर्क जो हम देख करते नहीं थे तो स्कूल में हमारी मार लगती थी। अब आप बड़े हो गए हो,
मतदान करने के योग्य हो गए हो, सरकार आप खुद ही चुन रहे हो, तो आपको कौन मारेगा, है ना। तो होमवर्क क्या है, होमवर्क हमसे बहुत पीछे छूट गया है, पेंसिल हमसे बहुत पीछे छूट गई है, इसलिए हमारी जो पढ़ाई है ना वो कमजोर हो गई है, इसलिए मन नहीं लगता। मूवी देखेंगे तो पूरी की पूरी मूवी विदाउट स्किप करी हुए देखेंगे, क्यों, उसमें हीरोइन दिखाई जाती है, उसमें हीरो बहुत अच्छा है, किसी को हीरोइन बहुत अच्छी लग रही है, कोई इसका फैन है। लेकिन जब हमारी बात आती है स्टडी की, जब हम बात करते हैं स्टडी की, तो अगर ब्रेक लग जाए या कोई समस्या हो जाए तो आप लोग उसको स्किप कर देते हैं, उसको स्किप नहीं करते, उसको हटा ही देते हैं पूरी तरह से, ठीक है। तो होमवर्क हमसे बहुत दूर चला गया है, और दूर चला गया है इसलिए हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो आपको होमवर्क लिखना है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये प्रश्न आपको सॉल्व करना है तो आप उसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा जरूर, जिससे हमें भी पता चलेगा कि आपने पूरी की पूरी वीडियो देखी है। और आप लोग दूर भाग जाते हैं, जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है वही आप नहीं बताते, पता चलता वही प्रश्न अगर पेपर में आ गया तो आप क्या करेंगे। आप व्हाट्सएप नंबर भी बता सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जरूर जरूर के जरूर आप प्रश्न को रखिएगा, आपसे जो भी पूछा जाए वो रखिएगा, क्योंकि होमवर्क इसलिए नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर, अब बड़े हो गए, अब होमवर्क इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि आपको होमवर्क करना है, होमवर्क इसलिए दिया जा रहा है कि कल जो हमने पढ़ा था उसका रिवीजन करने से पहले क्लास में मत आइएगा, रिवीजन करने के बाद ही क्लास में आइएगा, ठीक है, रिवीजन करने के बाद ही क्लास में आना है, ये हमें आना चाहिए। चलिए प्रश्न बताइएगा, प्रश्न क्या है हमारा, ठीक है, प्रश्न बताइएगा, प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। अब ये भी पूछ रहा है कि गलत विकल्प कौन सा है, ठीक है, गलत विकल्प का चयन करना है आप लोगों को। तो चलिए गलत विकल्प का भी चयन कर लेते हैं, इतनी जैसे गलत विकल्प का ही चयन कर रहे हैं, ठीक है, इतना टाइम हो गया और गलत विकल्प का ही चयन करते चले आ रहे हैं हम लोग। चलिए, सिलिकॉन ऑयल का उपयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है। तो सिलिकॉन ऑयल का उपयोग भारी मशीनों में स्नेक के रूप में किया जाता है, ठीक है। नहीं भाई, इसका नहीं किया जाता है, सिलिकॉन का नहीं किया जाता है, किसका किया जाता है, ग्रेफाइट चूड़, ग्रेफाइट चूड़ का किया जाता है, ग्रेफाइट चूड़ का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो आंसर भी यही हो सकता है क्योंकि एक ही तो होगा ना। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सभी में हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, तो देखिएगा हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता क्या, हाइड्रोजन, शायद मैंने आपको पढ़ाया है और 2 बार पढ़ाया है, आज मैं तीसरी बार आपको बता रहा हूँ। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं 1s1, 1s2 और 1s3। 1s1 को कहते हैं प्रोटियम, प्रोटियम, 1s2 को कहते हैं ड्यूटेरियम और 1s3 को कहते हैं ट्रीटियम, ट्रीटियम, राइट, यहां पर कहते हैं इन सभी को। तो इन सभी को जब हम बोलते हैं ना कुछ इस प्रकार से, तो देखिएगा ये जो आपका है ना, इस साइड लिख लेते हैं, ये जो आपका है ना इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटियम में एक प्रोटॉन होता है एक इलेक्ट्रॉन होता है, दिख नहीं रहा क्या, चलिए कोई नहीं, फिलहाल उधर ही लिख दे रहे हैं, ठीक है, चलिए, ठीक है। देखिएगा एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, इसमें एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन होते हैं लेकिन एक इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन आप लोग देखिएगा प्रोटियम में तो नहीं है, तो नहीं है, यानी कि न्यूट्रॉन नहीं होते तो नहीं होते हैं, ये भी ठीक है, ठीक है। मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला तथा डीजल, इनमें से हाइड्रोजन न्यूनतम उत्पन्न करेगा वायु प्रदूषण को, तो बिल्कुल उत्पन्न न्यूनतम ही करेगा। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O है, तो बिल्कुल ठीक है, D2O है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, D2O है, क्या है, D2O, अभी मैंने आपको बताया था। तो ऑप्शन आपका ए भी ठीक है, यानी कि जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका, आंसर नंबर ए,
ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन वह होता है जो अपनी पुनः अवस्था में नहीं आता है। ठीक है, जो नहीं आता है पुनः अवस्था में। ठीक है, सबसे अच्छा कलर है ओके। चलिए, ठीक है, चलो चलो बताइएगा क्या होगा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो परिवर्तन होते हैं दो प्रकार के। परिवर्तन जो होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। एक होता है फिजिकल चेंज, यानी कि भौतिक परिवर्तन, और एक होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। देखिएगा, एक होता है रासायनिक, रासायनिक, ठीक है, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, इतनी सी बात आप लोगों को पता होगी। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से भौतिक परिवर्तन है। तो देखिएगा, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीयकरण, लोहे में जंग लगना, ऊर्ध्वपातन या बाष्पीकरण। अगर इन तीनों की अगर हम बात करें तो ये तीन क्या है आपके, यानी कि ए वाला, ए वाला और ए वाला, ये सब क्या है आपके भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, ये सब क्या है आपके भौतिक परिवर्तन है। देखिएगा, ये सब आपके क्या है, तो ये सब आपके भौतिक परिवर्तन है। ठीक, और मैं आपको भौतिक परिवर्तन बताता हूं, जैसे पानी का जमना, पानी का जमना, पानी का उबलना, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, ये सब आपके कैसे परिवर्तन है? तो मोम का पिघलना, ये सब आपके भौतिक परिवर्तन है। कैसे परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, लोहे पर जंग लगना, यानी कि लोहे में जंग लगना, जंग, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, ये सब कैसे परिवर्तन है? तो लोहे पर जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, ये सब कैसे परिवर्तन है? देखिएगा, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन हुआ, लेकिन मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, उसके बाद दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, ये सब आपके कैसे चेंज है? तो ये सब आपके कैसे चेंज हैं? तो ये सब आपका जो चेंज है वो आपका कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है। ठीक है, याद रखिएगा, कागज का जलना, यानी कि जलने से संबंधित जो भी है, अगरबत्ती का जलना, जो भी आपके जलने से संबंधित है वो इसी प्रकार का चेंज है। किस प्रकार का चेंज है? इसी प्रकार का आपका चेंज है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन होगा बी। ठीक है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा गलत विकल्प का? न्यूट्रॉनों पर शून्य आवेश होता है, तो बिल्कुल ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, न्यूट्रॉनों पर शून्य आवेश होता है। अल्फा कणों पर ऋणात्मक आवेश होता है, अल्फा कणों पर ऋणात्मक नहीं धनावेश आवेश होता है। किन कणों पर होता है? बीटा कणों पर होता है। किन कणों पर होता है? बीटा कणों पर, बीटा कणों पर ऋणात्मक आवेश होता है। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अफवाहों के सिद्धांत के द्वारा परमाणु में कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित किया जाता है, तो बिल्कुल ठीक है, नियंत्रित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा विकल्प सही विकल्प? कमरे में लगाए गए एयर कंडीशनर केवल नमी और तापमान को नियंत्रित करते हैं, यानी कि एसी की बात कर रहा है, तो नमी और तापमान को नियंत्रित करते हैं, बिल्कुल। नमी को मापते हैं, नमी को क्या बोलते हैं? नमी को बोलते हैं आर्द्रता। आर्द्रता बोले या नमी बोले, तो नमी का जो मापन करते हैं वो किससे करते हैं? हाइग्रोमीटर से। किससे मापते हैं नमी को? हाइग्रोमीटर से। ठीक है,
डिजेट कूलर पानी के बाष्पीकरण द्वारा हवा को ठंडा करता है। तो डिजेट जो कूलर होता है वो पानी के बाष्पीकरण द्वारा हवा को ठंडा करता है, बिल्कुल ठीक। कम आर्द्रता व अधिक तापमान पर गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाते हैं। तो कम आर्द्रता होगी, अधिक तापमान होगा तो कपड़े तो ऑटोमेटिकल सूख जाएंगे। यानी कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो भाई सही विकल्प आपके तीनों हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आर्द्रता मापी यंत्र देखिएगा, आर्द्रता दिवस कब बनाते हैं? 2 फरवरी को विश्व आर्द्रता दिवस बनाते हैं। तो इसको भी मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जीके में ये भी प्रश्न पूछा आता है कि आर्द्रता दिवस कब बनाते हैं। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो भाई गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो गलत विकल्प का चयन कैसे करेंगे ये देखिएगा। तो गलत विकल्प का चयन, आवृत्ति का मात्रक हाइटेज है, गलत विकल्प का चयन करना, बिल्कुल ठीक है। आवृत्ति का मात्रक हाइटेज होता है, कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं है। प्रतिरोधकता को ओम वर्ग मीटर में मापा जाता है। तो भाई प्रतिरोधकता जो होती है, प्रतिरोधकता जो होती है उसको ओम, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर में मापा जाता है, वर्ग मीटर में नहीं। तो यही आपका गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। एक पारसेक 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, ये तो आपने पढ़ाई होगा, बराबर होता है। ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आंसर आपका कौन सा ठीक है? ऑप्शन आपका बी, बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक, 11वां प्रश्न है हमारा। 11वां प्रश्न अच्छा प्रश्न है। प्रश्न पूछ रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प कौन सा है? तो विकल्प सही का चयन करना है। 1 मेगावाट बिजली के मापन की इकाई जो कि बिजली उत्पादन केंद्रों में खपत होती है। ठीक है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल है। तो बिल्कुल ठीक है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल है। विकृति एक विमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं है। तो बिल्कुल विकृति जो होती है एक विमाहीन राशि होती है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। नॉट समुद्री जहाज की गति मापने की एक इकाई है। नॉट जो है वो समुद्री मापन की एक गति मापने की एक इकाई है। तो देखिएगा, वैसे तो ये तीनों ठीक हैं। तो ऑप्शन अगर ऊपर वाले में हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है तो ऊपर वाला तो गलत हो जाएगा, लेकिन 3, 2, 3 ये सब आपके क्या है? ठीक है एकदम। ठीक है, 3, 2, 3 और 4 एकदम राइट हैं। ठीक है, तो पहला देखिएगा क्यों गलत है। 1 मेगावाट बिजली के मापन की इकाई है जो विद्युत केंद्रों में खपत होती है। खपत नहीं, देखिएगा इस शब्द ने सब कुछ गलत कर दिया। खपत नहीं होगा, क्या होगी? उत्पादित होती है। क्या मेंशन किया जाएगा यहाँ पे? उत्पादित होती है। मेगावाट क्या होती है? उत्पादित होती है। ठीक है, देखिएगा एक प्रश्न का जो एक शब्द है ना, उसने पूरे प्रश्न की गलती कर दी है। ठीक है, समुद्री जहाज समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फैदोमीटर का। फैदोमीटर का प्रयोग करते हैं समुद्र की गहराई मापने के लिए। ठीक है, दाब दाब को किससे मापते हैं? वायुमंडलीय दाब को मापते हैं बैरोमीटर से। तो ये भी लिख लीजिएगा, वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को मापते हैं बैरोमीटर से। अगला प्रश्न, प्रश्न एकदम मस्त मस्त मौले वाले प्रश्न है। ठीक है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। गुरुत्वाकर्षण को सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया, राइट है क्या? गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियम, गुरुत्वाकर्षण में एक होता है कैपिटल जी, जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। ठीक है, तो 6.6 गुणा 10 की पावर -11, 6.6 गुणा 10 की पावर -11 है। भाई मात्रक को याद रखिएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर एक ग्रेविटेशनल नियतांक का क्या होता है? मात्रक होता है। इसका जो होता है वो आपका
ए उसकी वैल्यू होती है। किसने खोज करी? तो न्यूटन ने करी। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। अंतरिक्ष यात्री, ठीक है, तो पहला तो बिल्कुल ठीक है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं हो सकते क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, ये तो कोई पूछने की बात है, अभी गया आपके। ठीक है, अंतरिक्ष। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, सॉरी, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सबसे कम होता है, तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, तो यही सही है। क्या होगा? कम की जगह क्या होगा यहाँ पर? सर्वाधिक। कम की जगह होगा यहाँ पर सर्वाधिक होता है। ठीक है, क्या होता है? सर्वाधिक होता है। जब किसी वस्तु को ऊपर से गिराया जाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, तो बिल्कुल ठीक है, द्रव्यमान अपरिवर्तित ही रहेगा। जब किसी वस्तु को ऊपर से गिराया जाएगा तो द्रव्यमान हमेशा उसका अपरिवर्तित रहेगा। प्रश्न सिंगल भी पूछा सकता है, जब किसी वस्तु को ऊपर से गिराया जाता है तो द्रव्यमान कैसा होगा? तो द्रव्यमान अपरिवर्तित होगा। ठीक है, द्रव्यमान कैसा होगा? अपरिवर्तित होगा। ठीक है, याद रखिएगा, द्रव्यमान कैसा होगा? अपरिवर्तित होगा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलिएगा, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा गलत विकल्प? न्यूटन के गति के तीसरे नियम को जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। तो न्यूटन के कितने नियम हैं? न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ। तो न्यूटन्स के कितने नियम हैं? तो गति के 3 नियम है। पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। ऑप्शन आपसे वगैरह है कि तीसरे नियम को कहते हैं। तो तीसरे नियम को हम किस नाम से जानते हैं? तो तीसरे नियम को हम जानते हैं किस नाम से? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। किसके नाम से? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, अगर सेकंड की बात करेंगे, ठीक है, सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड को किस नाम से जानते हैं? तो सेकंड को से निकलती है बल की परिभाषा निकलती है, m इंटू ए की परिभाषा निकलती है। ठीक है, सेकंड से हम किसको जानते हैं? तो न्यूटन के द्वितीय नियम से बल की परिभाषा निकलती है, यानी कि F बराबर ma की परिभाषा निकलती है। ठीक है, तो यही गलत हो गया आपका। ऑप्शन आपका पहले ही वाला मिल गया, यानी कि ऑप्शन आपका ए वाला है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो भाई कपड़े धोने वाली आलसीपन की मशीन है जिसको वॉशिंग मशीन कहते हैं, बिल्कुल प्रयोग की जाती है। किसी पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को उस पदार्थ के द्रव्यमान के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, किसी पदार्थ के संवेग और वेग, यानी कि संवेग की बात करेंगे और वेग की बात करेंगे। संवेग में वेग लगा दिया। ठीक है, कैसी राशि है? सदिश राशि है। कि पदार्थ को द्रव्यमान के रूप में जाना था, तो बिल्कुल किसके मान के जाना जाएगा? द्रव्यमान में। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो द्रव्यमान कैसा होता है? परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, ऊर्जा के संरक्षण का अर्थ है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया सकता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर? ऑप्शन ए वाला राइट है। ठीक है, क्यों गलत पूछा है? जब कोई पिंड सरल आवर्ती गति में अपनी माध्यम स्थिति से गुजरता है तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? जब कोई पिंड सरल आवर्त गति, सॉरी, सरल आवर्त गति में अपनी माध्यम स्थिति से गुजरता है तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? कई बल इस पर कार्य करते हैं। जब कोई पिंड सरल आवर्त गति से अपनी माध्यम स्थिति से गुजरता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गति उत्पन्न होती है? तो कौन सी गति उत्पन्न होती है? कई बल इस पर कार्य करते हैं, बिल्कुल। त्वरण एक्सीलरेंस क्या होता है? 0 होता है। उसका वेग अधिकतम होगा, उसमें गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या होगी? अधिकतम होगी। यानी कि ऑप्शन आपका पहला नहीं, ऑप्शन आपका डी, यानी कि सभी के सभी क्या है? सत्य हैं। ठीक है, सभी के सभी सही हैं, यानी कि सही पूछा होगा इसमें। अगला प्रश्न मूव करते हैं।
निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो भाई गलत विकल्प का चयन आप लोगों को करना है, और गलत विकल्प का चयन हम किस प्रकार से करेंगे ये देखिएगा कि लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार तब तक महसूस होगा जब तक लिफ्ट तेज गति से ऊपर जा रही हो। तो लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार जब तक महसूस होगा जब तक लिफ्ट तेज गति से ऊपर जा रही हो। क्या सही है? बिल्कुल। लोलक की काला अवधि उसकी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ये देखिएगा, ये इसका निष्कर्ष निकालेगा। गर्मियों में लोलक घड़ियां सुस्त हो जाती हैं क्योंकि गर्मियों की लंबाई क्या होती है? घट जाती है। क्या होती है? लंबाई क्या होती है? घट जाती है। ठीक है, क्या होती है? घट जाती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन अगर बात करेंगे तो प्रश्न है कि कौन सा गलत है। तो भाई कोई भी गलत नहीं है, सबके सब क्या है? सही है। सबके सब क्या है? सही है। ठीक है, अब देखिएगा, ये देखिएगा, इस पर प्रश्न बनेगा, कह रहे जब किसी गलत विकल्प का चयन कराना, जब किसी झील की तली से उठा हुआ वायु का बुलबुला, ठीक है, ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार बढ़ जाता है। क्या होता है? आकार बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? जब किसी झील की तली से उठा हुआ वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है आपका। अगला, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है द्रव की सायनता कम होती जाती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सायनता कम होती चली जाएगी। वायु दाब कम होने के कारण हवाई जहाज में यात्रा करते समय कलम से स्याही निकलने लगती है। देखिएगा सिंपल सा, आप कभी अगर गए होंगे तो कलम जो होते हैं वो आपके पहले ही रख लिए जाते हैं, पहले ही आपसे बुलाता है कि आप पेन लेके वहां पर ना जाएं। तो वायु दाब कम होने के कारण हवाई जहाज में यात्रा करते समय कलम से स्याही निकलने लगती है। तो बिल्कुल निकलने लगती है, यानी कि इसका भी ऑप्शन कौन सा होगा? डी, कोई भी गलत इसमें नहीं है। ठीक है, कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, अच्छा वायुयान को क्या कर दें? चलिए वायुयान को डिस्क्राइब कर देते हैं। तो वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं? डिस्क्राइब तो मैं कर ही चुका हूं। वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में। ठीक है, किस मंडल में उड़ेंगे? तो समताप मंडल में उड़ेंगे। और समताप मंडल में एक परत पाई जाती है जिससे कहते हैं ओजोन परत। कौन सी परत? ओजोन परत। तो ओजोन परत जो होती है ये क्या करती है हमारे लिए? तो ओजोन परत क्या करती है? ठीक है, तो ओजोन परत करती है पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है हमारी। ठीक है, रक्षा करती है। तो पराबैंगनी किरणों से रक्षा कर रही है कौन सी? आपकी ओजोन परत। ठीक है, तो इस तरह हमारा है क्या, इसको डिस्क्राइब तो हो चुका था पहले। ठीक है, अगर आप बने होंगे तो डिस्क्राइब करने वाली जहां पर होगी मैं आपको वहां पर खुद ही कर दूंगा, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, गलत विकल्प का, एक सामान्य आंख 380 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य में वैद्युत चुंबकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देख सकती है। तो मानव की जो आंख होती है वो 380 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के लिए सुग्राही होती है। बात ये पूछ रहा है, वैद्युत चुंबकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देख सकती है। तो वैद्युत चुंबकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देख सकती है, बिल्कुल देख सकती है। पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण की सीमा 100 नैनोमीटर से 106 नैनोमीटर तक विस्तृत होती है। यानी कि 100 से 106 नैनोमीटर तक विस्तृत होती है। तो बिल्कुल होती है सौर, पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण, ठीक है, की सीमा होती है आपकी। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कौन सा गलत है, ना तो पहला गलत है ना तो दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, एक एक बड़े बड़े प्रश्न हैं। मनुष्य का कान, पहले तो ये देखिए क्या पूछा गया है, सी, यानी कि सही पूछा गया है। मनुष्य का कान 2000 हर्ट्ज से 5000 हर्ट्ज की आवृत्तियों को के लिए सुग्राही माना जाता है। तो बिल्कुल सुन सकते हैं 2000 हर्ट्ज से 5000 हर्ट्ज की आवृत्तियां।
मनुष्य की आंख जो होती है वो पीले लाल रंग के लिए सबसे सुग्राही मानी जाती है। तो मनुष्य की जो आंख होती है पीले व लाल रंग के लिए सबसे सुग्राही मानी जाती है, पीले व हरे रंग के लिए सबसे सुग्राही होती है। बिल्कुल, इसीलिए बसों का रंग कैसा होता है? पीला होता है। गाड़ी चलने के लिए कैसा सिग्नल प्रयोग किया जाता है? ग्रीन कलर का सिग्नल। रोकने के लिए रेड कलर का सिग्नल। कानों द्वारा सुनाई गई ध्वनि का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर 1 सेकंड में 10वें भाग पर रहता है। तो देखिएगा, जब हम किसी ध्वनि को कानों से सुनते हैं, किससे सुनते हैं? कानों से सुनते हैं। किसी ध्वनि को कानों से सुनते हैं तो उसका प्रभाव जो होता है वो 10वें भाग के बराबर होता है, यानी कि 1/10 भाग के बराबर होता है। 1/10 भाग के बराबर होता है। बिल्कुल। जब कोई चित्र रेटिना पर बनता है तो सेकंड किसके बराबर होता है? देखिएगा, मैं इसको प्रश्न को पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, आपको मैं ऐसे ही समझाऊंगा, ठीक है। अगर हम कोई फिल्म देखते हैं, अगर हम कोई फिल्म देखते हैं तो रेटिना पर उसका प्रतिबिंब कितने समय तक बना रहता है? 1/16 तक। देखिएगा, और ये मस्तिष्क में अंकित रहता है, हमारे किसमें? मस्तिष्क में अंकित रहता है, ठीक है। और जब हम किसी चीज को सुनते हैं ना तो उसकी ध्वनि जो होती है हमारे कानों तक 1/10 भाग तक रहती है, ठीक है। ये आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, ये आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो गया। लेकिन आपसे प्रश्न जब पूछेगा तो सिंगल बेस पे भी पूछा जा सकता है। सिंगल बेस पे भी ये प्रश्न ऐसे बनते हैं और बनते रहेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। हो सकता है कि इस प्रश्नों को इतने डिटेल में ना पूछकर आपसे क्या करेगा, एक सिंगल वे में प्रश्न को पूछेगा। उम्मीद है कि सिंगल वे में पूछेगा आपके प्रश्नों को। तो एक एक देखिएगा, प्रश्न एक है लेकिन उसमें क्वेश्चन आपके 4 बने हैं, ठीक है। तो प्रश्न एक है लेकिन क्वेश्चन कितने बने हैं? 4 बने हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, गलत विकल्प का चयन करना है, ठीक है। प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बिल्कुल करेगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या करता है? प्रकाश तंतु ये करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है। मरीजों के पेट के अंदर की जांच के लिए डॉक्टरों द्वारा उपयोग किए जाने वाला एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कल ही मैंने आपको बताया था, आज इस पे प्रश्न भी बन गया है। एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मृग तृष्णा का प्रकाश पूर्ण आंतरिक, यानी कि मैंने आपको बताया था मृग मृचिका का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कल मैंने आपको समझाया था, आज मैंने इस पे प्रश्न बना दिया। यही होगा कि आज जो मैं बताऊंगा वो कल आपके प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा। तो जैसे यहाँ पर हो रहा है वैसे ही आपके वहां पर होगा। तो डिटेल पार्ट को पढ़ना, उसके नोट्स बनाना आपके लिए बेहद 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, ये चीजें आपके लिए इग्नोर नहीं करने वाली हैं, ठीक है। चीजें इग्नोर नहीं करने वाली हैं, आप इनको इग्नोर कर दें वो अलग की बात है, लेकिन चीजें आपको इग्नोर नहीं करने वाली हैं, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे अगर और भी बात करें तो हीरे का चमकना, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, हीरे का हीरे का चमकना, ठीक है, किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरे की जो रचना होती है वो होती है क्रिस्टलीय, जिसे कहते हैं समचतुष्फलकीय संरचना होती है। समचतुष्फलकीय संरचना होती है, यानी कि कह सकते हैं त्रिविमीय संरचना भी होती है हीरे की, त्रिविमीय। शायद आपको याद होगा, कल एक प्रश्न बना था कि 3D चित्रों को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, कि 3D चित्रों को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो हमने आपको बताया होगा कि होलोग्राफी, होलोग्राफी यंत्र के द्वारा 3 विमीय चित्रों को मापा जाता है। किसके द्वारा? होलोग्राफी के द्वारा, ठीक है। याद रखिए किसके द्वारा?
होलोग्राफी के द्वारा 3 विमीय चित्रों को मापा जाता है। ठीक है, कितने 3 विमीय चित्रों को मापा जाता है। ठीक है, तो एंडोस्कोप, अब आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जो मरीज के पेट के अंदर जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम एंडोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोस्कोप। ठीक है, मृत तृष्णा क्या होती है? क्या होती है, देखिएगा आप कभी कार से गए होंगे तो कार के शीशे से आपको दिखेगा कि आगे पानी है, लेकिन जब हम वहां पर जाते हैं तो वहां पर हमको पानी प्रतीत नहीं होता है। ठीक है, एक समतल जमीन होती है। इस एक घटना ज्यादातर आपके राजस्थान यानी राजस्थान में ज्यादा आपकी घटनाएं बनती हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प सही विकल्प का? प्रकाश के प्रकीर्णन। अब देखिएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन प्रकीर्णन प्रकीर्णन। ठीक है, सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प कौन सा है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हम वास्तविक सूर्य उदय से कुछ मिनट पहले ही सूर्य देख पाते हैं। तो सूर्य अस्त व सूर्य उदय, सूर्य अस्त व सूर्य उदय जो होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही आकाश क्या होता है? नीला दिखाई देता है। सॉरी, प्रकाश के अपवर्तन, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण देता है? प्रकीर्णन के कारण। ये तो गलत हो गया। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का उपयोग किया जाता है। इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तरंगदैर्ध्य लाल रंग की सबसे अधिक होती है। ठीक है, और आपके सबसे कम किसकी होती है? बैगनी रंग की। देखिएगा उल्टा चलता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है। और आपके बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है लेकिन तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। ठीक है, अभी प्रश्न पे ये देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ये पूछा गया होगा, यानी कि ये पूछा हो गया कि गलत नहीं है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है और अंतरिक्ष पर जब हम खड़े होते हैं तो आकाश हमको काला दिखाई देता है। ये सब घटना आपके प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होती है। किसके कारण होती है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही एक सभी घटना आपकी होती हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन तो कोई सा हो लेकिन ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें आंसर छोड़िएगा लेकिन अब निकलिएगा। ठीक है, आज की क्लास भी हमारी यहीं तक थी, समाप्त हो चुकी है। ठीक है, क्लास नंबर 5 को भी हमने एकदम समाप्त कर दिया है। पीडीएफ के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल करें या आप व्हाट्सअप करें, कायदे से आप लोग व्हाट्सएप करें। ठीक है, और आपको कमेंट्स बॉक्स में जो आपका पहला लिंक होगा वहां पर भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोबारा फिर से मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।